हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। अच्छा, पहले हम बात कर रहे थे किसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। इस आर्टिकल को जरा बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था और जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। ठीक है ना, वो आपका बिल्कुल डेफिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। को फैक्टर वगैरह निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। उसके कुछ क्वेश्चन देना बेटे एक बार, जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। इधर देखे सारे बच्चे, इसी साल क्वेश्चन आया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे इज इक्वल्स टू log of 128 to the base 5, log of 8 to the base 5, log of 5 to the base 4, log of 25 to the base 4. If aij is the cofactor of aij, तुमने गलत लिखा है, स्मॉल नहीं है ये, कैपिटल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ए आई जे, कैपिटल ए आई जे, फर्क पड़ता है वो सिंबल का, ठीक है ना। इसने बोला है कि जो ए आई जे है वो क्या है बच्चों, कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है बेटा, स्मॉल ए आई जे का। क्लियर है। आगे की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ए आई जे है वो इक्वल टू दे रखा है समेशन के इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2, ए आई के, अच्छा सी आई जे, अच्छा सी आई जे ये वाला, ओके ठीक है, सी आई जे। क्या कह रहे हो, हाँ सी आई जे, यहां पर ए आई के है, कैपिटल ए जे के, ठीक है, ये दे रखा है आपको। और आई इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक है, 2 तक। क्लियर है, 1 से लेकर के 2 दे रखा है, और आई और जे 1 से 2 है, ठीक है ना, दोनों। आई और जे जो है वो आपके 1 से लेकर कहां तक है, 2 तक है, ठीक है, 1 से लेकर के 2। अब हमको क्या करना है, को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है। उसने पूछा है कि एक मैट्रिक्स है सी, दैट इज सी आई जे, और हमसे क्या पूछा है, को फैक्टर से जो मैट्रिक्स आपका बना हुआ है, ठीक है ना, उसका डिटरमिनेंट हमसे पूछा है। क्या पूछा है, डिटरमिनेंट। अच्छा 8 टाइम्स है इसका, क्या है बच्चों, 8 टाइम्स। क्लियर है। अब इधर देखे सारे बच्चे, करना क्या है हम लोगों को जरा समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर सी आई जे कोफैक्टर नहीं है, यहाँ पर ए आई जे कोफैक्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, और फिर एक नया मैट्रिक्स हमको बनाना है, दैट इज सी मैट्रिक्स है, और उसके जो एलिमेंट हैं वो कुछ इस प्रकार से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स ए को। तो मैट्रिक्स ए को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ 2 की पावर 7 टू द बेस 5, ठीक है ना। और यहां पर कितना आएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 2 की पावर 2, यहां पर आएगा log ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 5 ऐसे रहेगा, और 25 log ऑफ 5 का स्क्वायर टू द बेस 2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है यहां तक, ओके ठीक है। अब ये जो 7 है ये आगे आ जाएगा, 7 log ऑफ 2 टू द बेस 5, ये 5 भी आपका नहीं, 5 नहीं, 2 की पावर 2, यानी कि 1/2 log ऑफ 5 टू द बेस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 आपका आएगा, दैट इज 3 log ऑफ 2 टू द बेस 5, और 5 का पावर 2 आगे आएगा, 2 का पावर 2 भी आ गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके आगे आकर। क्या बचेगा आपका बच्चों, log ऑफ 5 टू द बेस 2 बचेगा, राइट। log ऑफ 5 टू द बेस 2, log ऑफ 5 टू द बेस 2 आपका ये बचे। दिस इज द मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, दिस इज द मैट्रिक्स ए, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, जरा एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को बनाते हैं, मैट्रिक्स सी को बनाते हैं। और सी जो है वो आपका 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक बार आई की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है ना, देखो इधर देखिए सारे बच्चे, सी आई जे बराबर कितना है, के इक्वल टू 1 से लेकर के 2, ए आई के और ए जे के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं बनाऊंगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, क्योंकि आई और जे 1 से लेकर 2 तक जा रहे हैं आपके, तो पहले मैं क्या निकालता हूं, आई की वैल्यू 1 लेता हूं, जे की वैल्यू 1 लेता हूं, तो सी 1 बराबर किसके हो जाएगा, समेशन कितना होगा बच्चों आपका, यहां पर आ जाएगा ए, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर आपका आई की वैल्यू कितनी ली 1 के, और यहाँ पर कितना आएगा ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, जे की वैल्यू 1 लिए 1 के आ जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? और के इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक बच्चों आपका 2 तक, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखें, जो सी मैट्रिक्स बनेगा वो सी मैट्रिक्स 2x2 का बनेगा, जैसे सी बराबर होगा आपका C11, C12, C21 और C22, ठीक है ना, क्योंकि आई और जे की वैल्यू जो है वो आपकी 1 से लेकर के 2 तक जा रही है, और के की वैल्यू भी क्या है 1 से लेकर के 2 तक है, ठीक है। अब जरा इसको ओपन करते हैं, तो C11 बराबर किसके हो जाएगा आपका, आप के की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा A11 प्लस कितना होगा बच्चों आपका A12, और ये कितना हो जाएगा A12 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। तो C11 बराबर होगा A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12। अब तुमको एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट को, ठीक है ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, तो हमको जो वैल्यू मिलता है वो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलता है। याद आ रहा है कुछ आपको? यानी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो ये कि यहां पर आप ये कंफ्यूज मत होना कि सी जो है वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर नहीं। यहां पर जो कोफैक्टर के एलिमेंट के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कौन सा कर रहा है आपका, ए आई जे कर रहा है, सी नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो C11 किसके बराबर है आपका, A11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए, जो दे रखा है आपको, दिस इज द मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। तो यहां पर A11 को मल्टीप्लाई किया उसके कोफैक्टर से और A12 को मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से, तो होगा क्या कि ये किसके बराबर हो जाएगा C11, इस ए का जो डिटरमिनेंट आएगा उसके बराबर हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली बात होगा कि नहीं होगा? C11 किसके इक्वल होगा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसके इक्वल होगा C11। नहीं समझे बात को? आगे बढ़ जाओ, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो आप लोग, किसके इक्वल होगा। सपोज करो इसका डिटरमिनेंट में डेल मान लेता हूं अभी के लिए, कितना मान लेता हूं, डेल। तो C11 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका, डेल के इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, अब निकालता हूं C12, तो C12 क्या आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा C12 की अगर हम बात करें तो आई की वैल्यू तो मैंने कितनी ली है बच्चों आपकी, के इक्वल टू 1 से लेकर कितना हो जाएगा आपका 2। अब यहां पर देखें, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर के 2, ये हो जाएगा ए, आई की वैल्यू कितनी है आपकी 1, के तो रहने दो के, और यहां पर कितना आ जाएगा ए, जे की वैल्यू कितनी है 2 के। क्लियर है? अब के की वैल्यू 1 पुट करो, ये हो जाएगा A11 इंटू A21 प्लस के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A12 इंटू कितना आ जाएगा A22। अब यहां पर क्या हो रहा है, A11 जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, उसके नीचे वाली रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या आप अपने दिमाग को अप्लाई कर पा रहे हो? बड़ा फोकस वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है, कौन सा, कि अगर एलिमेंट को, अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, उनको ऐड करता हूं, तो मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। और यदि मैं किसी रो या किसी कॉलम के कोफैक्टर को किसी दूसरी रो या दूसरी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती है, क्या मिलता है, मुझे 0 मिलता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर हो क्या रहा है, जैसे सिंपल आप मैट्रिक्स बनाते हो A11, A12, A21, 2x2 का A22। अब मैंने क्या किया, A11 को मल्टीप्लाई किया इसके कोफैक्टर से प्लस A12 को मल्टीप्लाई किया इसके कोफैक्टर से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। दिस विल इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया आपका, C12 बराबर कितना होगा बेटा आपका, 0 होगा। दिमाग बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब निकालेंगे C21, निकालेंगे, क्या निकालेंगे, C21। तो C21 कितना आएगा आपका, C21 आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका
समेशन के इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2, और यहाँ पर हो जाएगा आई की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा के ए, और यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी ली है बच्चों आपने 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पर C21 बराबर होगा के की वैल्यू 1 पुट करो A21 A11 प्लस 2 पुट करो A22 और A12। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्लियर है सारे बच्चों को ये वाली बात? ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ हो क्या रहा है, A21 को मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है इसके कोफैक्टर से, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया इसको कोफैक्टर से, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? अब फाइनल एलिमेंट बचा हुआ C22, तो C22 किसके बराबर होगा आपका? यहाँ पर देखें समेशन लगेगा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2, आई और जे की दोनों वैल्यू क्या ली है आपने 2 ले ली है, तो ये क्या बन जाएगा आपका a, यहाँ पर बन जाएगा आपका 2k, ठीक है ना, a2k होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा a2k। अब वैल्यू पुट करो k इक्वल टू 1 पुट करो, ये हो जाएगा a21 इंटू a21 प्लस a22 इंटू a22, यानी हुआ क्या, इसको मल्टीप्लाई इसी को फैक्टर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया है इसी के कोफैक्टर से, किसके बराबर हो जाएगा बेटा डेल के बराबर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? अरे क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना। तो अब जो हमारा सी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा डेल 0 0 और डेल, ये मैट्रिक्स बनेगा आपका सी, बट हमको सी का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, बोलिए फटाफट से, डेल 0 0 और डेल डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के नीचे के एलिमेंट कोई एक साइड के एलिमेंट क्या हो 0 हो या दोनों 0 हो, तो उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर हो जाएगा। डेल हम यहां से निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, निकालिए फटाफट से। डेल कितना आएगा बच्चों, डेल आएगा दिस इंटू दिस, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस b बराबर होता है 1 अपॉन log b टू द बेस a, एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो log 2 टू द बेस 5 और log 5 टू द बेस 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या बचेगा बेटा 7। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो log 5 टू द बेस 2 और log 2 टू द बेस 5 क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल, तो क्या बचेगा -3/2, तो ये किसके बराबर आएगा बच्चों आपका 11/2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आंसर आएगा 44। और ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया क्वेश्चन है जनवरी सेशन के अंदर। तो कैसे सवाल आया है, आसान आया है, बट इस सवाल को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, लॉग के भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उससे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए, बट आसान सवाल और फोकस के साथ, किसके साथ, फोकस के साथ सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा आंसर क्या होगा फिर हमारा, एक सेकेंड, ये डेल की वैल्यू कितनी आई है आपकी 44 आई है, कितनी आई है, नहीं एक सेकेंड, पूछा कुछ और है, रुक जाए बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 11/2 जो है किसकी वैल्यू आई है डेल की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है डेल। हमसे क्या पूछा है, 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी, तो 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना है डेल स्क्वायर, तो 8 इंटू डेल स्क्वायर कितना होगा 11/2 का स्क्वायर 121/4, तो 4 से कितनी बार 2 बार, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 4 तो 242। अब सही है, अब क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए सवाल। चलिए भाई फटाफट से नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ एक बात का ध्यान रखें, जिस क्वेश्चन की मैं कहता हूं कि ये 2024 में आया है या 2025 में आया या एडवांस का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ऊपर उस चीज को लिख लीजिएगा, इससे पता रहता है जब आप रिवाइज करोगे नोट्स तो ये P/Q है हमारा। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज वाला आर्टिकल हमारा चल रहा था ना, उसी की बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता है बेटा। ठीक है, क्योंकि एक बार रो को कॉलम में चेंज किया, वापस से उसने क्या कर दिया कॉलम को रो में चेंज कर दिया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? ठीक है, सेकेंड, a प्लस
बी का जो ट्रांसपोज होता है, ऐड करना, ऐड करने के बाद जो ट्रांसपोज निकालते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, ये किसके बराबर होता है? ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? आपका बी का ट्रांसपोज होता है। अगर किसी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हो, स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, तो किसके बराबर होगा? स्केलर का इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप ट्रांसपोज निकाल लो और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दो? वापस से उसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, कि आपका बाहर आ जाता है। एक्चुअली कहने का मतलब इतना सा है। क्लियर है? साथ साथ लिखते चले बेटा। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ए इंटू बी के ट्रांसपोज की बात करता हूं, ये बराबर हो जाता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, रिवर्स हो जाता है आपका। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली अगर थोड़ी सी मैट्रिक्स में ज्यादा लो, जैसे A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 से लेकर के AN का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो ये बराबर होगा किसके? रिवर्स हो जाएगा AN का ट्रांसपोज इंटू AN माइनस 1 का ट्रांसपोज, इस तरीके से A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ट्रांसपोज को हम डेल से नहीं डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से रखना है इसको, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब आप ट्रांसपोज को ओपन करते हो तो ऑर्डर रिवर्स चला जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, अगर मैं इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकालूं फिर मल्टीप्लाई करूं, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसी का ही एक लॉन्गेशन है। यानी कि मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स लिए हैं, उनका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, तो अगर मैं इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकालूंगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का। यानी पहले ये वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा, फिर इसके पहले वाली का ट्रांसपोज आएगा, फिर इससे पहले वाली का ट्रांसपोज, लास्ट में सबसे पहले वाली का ट्रांसपोज आएगा। क्योंकि कल मैं ये चीज डिस्कस कर रहा था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। हालांकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे उसको। बट क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके ऊपर लिखें। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आयुष? हाँ, ये वाली बात मैं कल बोल रहा था, बट अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी, थोड़ी देर बात करेंगे इसको। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए लिखें। इफ A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है A, वो दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन फाइंड द कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन A का ट्रांसपोज प्लस A बराबर I2, ऐसे दे रखा है आप। ठीक है, A का ट्रांसपोज प्लस A बराबर कितना? I2, तो थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, इधर देखें, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। इधर देखें सारे बच्चे, A का ट्रांसपोज कितना होगा बताइए फटाफट से। I2 का मतलब क्या है? पहले I2 का मतलब बताइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्डर को बताता है, ये वाली बात मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों? आपका A का ट्रांसपोज होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कितना होगा बच्चों? आपका कॉस थीटा। दिस इज द A का ट्रांसपोज प्लस A बोले तो क्या हो जाएगा आपका? दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कितना हो जाएगा? साइन थीटा और कितना हो आपका? कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1001 आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इनको ऐड, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? दो मैट्रिक्स के एडिशन में ऑलरेडी सिखा चुका हूं कल वाले लेक्चर के अंदर। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा आपका? 2 cos थीटा। ठीक है ना, और साइन थीटा
माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा 0, माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा 0, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा 2 कॉस थीटा। क्लियर है? इक्वल टू कितना हो जाएगा 1001। ठीक है ना? तो यहां से अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, जो ये वाला एलिमेंट है 2 cos थीटा इक्वल टू कितना कर दो इसको 1 के इक्वल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ऑफ π/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस सॉल्यूशन को अगर हम जनरलाइज करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कितना आएगा बच्चों आपका π/3। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? अरे आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो लिख लो फटाफट से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, यदि बच्चों ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो उस केस में ए जो होगा, पहली बात तो है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कैसा होता है बच्चों आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है लिखें, इसके बारे में लिखें, a square matrix is symmetric matrix. A square matrix is symmetric matrix if a square matrix is symmetric matrix if a square matrix is symmetric matrix if, ठीक है, a square matrix is symmetric matrix if a का ट्रांसपोज इक्वल टू a। अब मुझे एक बात बताओ कि a का ट्रांसपोज इक्वल टू a कब होगा, जब उस मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के जो दोनों साइड के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज होगा नहीं। यानी कि अगर मैं कहूं आप लोगों से कि भाई कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना, कि भाई एक मैट्रिक्स दे रखा है A11 दे रखा है, यहां पर दे रखा है A12 A13, ठीक है, यहां पर है A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ठीक है ना, ये कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है। अब बोला गया है कि A का ट्रांसपोज इक्वल टू A है, तो तभी पॉसिबल होगा जैसे A का ट्रांसपोज निकालो। A का ट्रांसपोज निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A11 A12 और A13 हो जाएगा, यहाँ पर होगा A21 A22 और A23 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों A31 A32 और क्या आएगा बच्चों आपका A33 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि A का ट्रांसपोज इक्वल टू A, अगर दोनों को इक्वेट करते हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इस केस में अगर दोनों, ये दोनों तो सेम है ही सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा आपका, इसके इक्वल होना पड़ेगा, यानी A12 बराबर होगा किसके, A21 के बराबर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? सिमिलरली A13 को बराबर होना पड़ेगा किसके, A31 के, A13 को बराबर होना पड़ेगा A31 के, और A23 को इक्वल होना पड़ेगा A32 के, A23 को A32 के इक्वल होना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके जो दोनों साइड के एलिमेंट हैं ये क्या होने चाहिए, दोनों आपके सेम होने चाहिए, तभी आपका ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, आपका ए आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आपका जो ए आई जे जो है, ये आई जे जो है ये ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। उस केस में ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए के इक्वल हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपके सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर है? तो जब कभी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और हम ये चेक करेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर दोनों इक्वल हैं तो उसके इसमें सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नॉन सिमेट्रिक नहीं, उसका एक दूसरा होता है, बताऊंगा मैं आपको। बोले? ठीक। अगर मैं आप लोगों से कहूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी, कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, कोई n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे?
सोचो, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट वाले जो एलिमेंट हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं। और टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? एन स्क्वायर होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल में एन होते हैं और इधर उधर के कितने होते हैं? एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो जो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू वाला डेटा है वो क्या रहेगा आपका? सेम ही रहेगा वो तो। क्लियर है सारे बच्चों को? यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई अगर कोई एन वाई एन का मैट्रिक्स है तो ये तो सारे एलिमेंट कैसे होंगे आपके? ये वाले जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे आपके? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले लिखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct element in a symmetric matrix will be maximum number of distinct element in a symmetric matrix will be maximum number of distinct element in a symmetric matrix will be, देखिए ये n हो गए प्रिंसिपल डायगोनल में कितने, अगर ये n बाई n ऑर्डर का है तो उस केस में प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों? n हो जाएंगे, n प्लस, और ये वाले एलिमेंट कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस एन वाई टू। तो प्लस कर दो एन स्क्वायर माइनस एन वाई टू कर दो। क्लियर है सारे बच्चों को? क्योंकि जितने ये जो एलिमेंट होंगे वही सेम एलिमेंट आपके यहां पर आने वाले हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आएगा बच्चों? ये आंसर आ जाएगा 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू एंड दिस विल इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लिखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखें बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें। A square matrix is said to be skew symmetric if a square matrix is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर A का ट्रांसपोज A आता है तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है तो वो होता है बच्चों आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइएगा कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ये कब पॉसिबल है? पहली बात तो ये है कि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। अगर वो नॉन जीरो हुए तो उस केस में ए का ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल आ ही नहीं सकता। देख लो आप खुद ही, कैसे करके दिखाऊं? देखो एक मैट्रिक्स ए दे दिया है आपको, मैं 2x2 का ले रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, a12 a11 a12 a21 और a22, ठीक है ना। अब ए का ट्रांसपोज निकाला मैंने, क्या निकाला बच्चों? ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों आपका? वो होगा a11 a12 a21 और a22। यहां तक कोई डाउट है? अब इसको सिमेट्री की बात हो रही है तो ए का ट्रांसपोज कितना होना चाहिए बच्चों आपका? माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज यानी कि a11 a21 a12 a22, राइट? ये जो है इक्वल होना चाहिए माइनस टाइम्स मैट्रिक्स ए, दैट इज a11 a12 a21 और आपका यहां पर आ जाएगा a22। ठीक है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहां पर इस माइनस का हर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसी बात है। तो यहां पर क्या होगा? a11 a21 a12 a22, एक मैट्रिक्स हो गया आपकी। इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस a11 माइनस a12 माइनस a21 और माइनस a22 आपका हो गया। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आप यहां पर लगा सकते हो, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि a11 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a11 के, a21 इक्वल्स टू होगा माइनस a12 के, ठीक है ना। और वो तो हो ही जाएगा, और a22 जो है वो किसके इक्वल होगा? माइनस a22 के इक्वल होगा। क्लियर है?
यानी कि a11 को इधर लाओ तो 2a11 बराबर कितना 0, तो यहां से a11 बराबर कितना आ गया 0। a22 को इधर लेकर के आओ, लेकर के आए तो कितना 2a22 इक्वल टू कितना 0, यहां से a22 कितना निकला बेटा 0। इससे विवाद तो क्लियर हो चुकी है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसमें जो डायगोनल का एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल के अंदर, तो सारे सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि भाई जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होने चाहिए, बट साइन में क्या होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए। क्या होना चाहिए अपोजिट। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि भाई ए, जैसे कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस क्या होना चाहिए ए जे आई होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस ए जे आई, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इसके लिए फिर आई इज इक्वल टू क्या होता है जे होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई इज इक्वल टू जे यानी कि डायगोनल के एलिमेंट की बात हो रही है, वो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की बात हो रही है। वो सारे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों आपके 0 होने चाहिए। क्लियर है? और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो आपके इधर उधर के ऊपर वाले और नीचे वाले साइन में अपोजिट होने चाहिए। नोट डाउन कर ले। और जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। लास्ट में बोलना है ना? चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर देखें। तो नोट 1 की बात करते हैं, लिखें। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? गौरव बताना ट्रेस क्या होता है। भाई खड़ा हो तो भाई इधर आ जाए सारे बच्चे। इधर 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 बात नहीं। हाँ, मैं क्या कह रहा था आप लोगों से कि जो ट्रेस होता है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं आपके 0 होते हैं, तो ट्रेस क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। लिखें ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखें, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखें, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। मैंने क्या बोला है, जितनी भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ऑड ऑर्डर की, उनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। जैसे आप निकाल के भी देख सकते हो 1, ठीक है ना, सॉरी ये तो 0 आएगा यहाँ पर 0 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पर, या -1 आएगा इसका 0, और यहाँ पर क्या -2 और -3 0, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं? प्रिंसिपल ए का ट्रांसपोज आपका -1 के इक्वल आएगा इसमें, नो डाउट। ठीक है, अच्छा आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, आप लोग निकालो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका यहीं पर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा -1 यहाँ पर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 6, -2 यहाँ पर आएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये तो नेगेटिव क्या हुआ एक बार देखो साइन का तो फर्क नहीं आ रहा आपका, कहां पर, यहाँ पर एक से, ये तो 0, ये प्लस, ये आपका पॉजिटिव ही तो है ये वाला। अच्छा अच्छा 2, ये प्लस का होगा, ऑब्वियस बात है प्लस का होगा, राइट। ये कितना -6 + 6, कितना आ गया आंसर आपका 0। यानी कि जितने भी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, क्या बोला मैंने ऑड। चलिए थर्ड पॉइंट ऐसे लिखें आप लोग 50 मिनट, ठीक है। इधर देखें थर्ड पॉइंट, इस पॉइंट को कल कंफर्म करेंगे, अभी रहने दो, राइट। हाँ जी, थर्ड पॉइंट लिखें यहाँ पर, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट, एवरी मैट्रिक्स
कैन बी रिप्रेजेंट as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every matrix can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Can we represent symmetric and skew symmetric matrix? Clear है? Every matrix can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. कैसे? कोई मैट्रिक्स A है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A को 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, ठीक है ना, प्लस क्या आएगा 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या होगा, ये वाला प्लस A/2 प्लस कितना आएगा A का ट्रांसपोज बाई 2 माइनस A प्लस A/2 माइनस A का ट्रांसपोज बाई 2, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा A/2 प्लस A/2 कितना हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। अब यहां पर देखें, अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक पार्ट इसको बोला जाता है। और इसको बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इसको बोलते हैं। हाँ जी, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई मैट्रिक्स दे देगा आपको, अब वो बोलेगा इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा। सिमेट्रिक पार्ट होता है 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक पार्ट क्यों है? देखो इधर देखें, अगर मान के चलो मैं 1/2 A प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूं, क्या निकलेगा? स्केलर तो ऐसे ही आ जाएगा, A प्लस क्या होगा, A का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1/2 ये कितना होगा, A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना आएगा बच्चों, 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस A आएगा कि नहीं आएगा? अब जो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कैसा होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना, यानी कि A प्लस बी निकालो चाहे B प्लस A निकालो, दोनों क्या आएंगे आपके सेम, क्योंकि उसके अंदर क्या करना होता है, जो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन्हीं को ऐड ही करना पड़ता है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब ट्रांसपोज निकाला तो ये निकल कर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक वाला पार्ट होगा। आप इसका ट्रांसपोज निकालो 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कैसे निकलेगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1/2 A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 1/2 A का ट्रांसपोज माइनस A, ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं, इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, जो आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो माइनस टाइम्स आया कि नहीं आया, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है? ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू वाला पार्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर उसका सॉरी सिमेट्रिक वाला पार्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, याद होना चाहिए आपको। क्लियर है सारे बच्चों को? नोट डाउन करो चलो। चलिए एक क्वेश्चन लिखें, अच्छा ये वाली बात मैंने आपको बताई थी क्या कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज, मतलब ए की पावर एन का ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल के पावर एन करो, तो सेम आते हैं आपके। ट्रांसपोज की ये वाली प्रॉपर्टी लिखी है क्या, देखने एक बार जाकर के ट्रांसपोज वाले केस में। ए की पावर नहीं है, इसको नोट डाउन करने, ट्रांसपोज वाले केस में ए की पावर एन का ट्रांसपोज निकालो या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के पावर एन करो, दोनों क्या आते हैं आपके, सेम आते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लेट, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो जेईई 2023 का लिखो, लेट ए बी सी बी 3/3 मैट्रिसेस, ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी सी, क्योंकि मैट्रिक्स के जो नाम होते हैं वो कैसे लिखते हैं उनको, कैपिटल लेटर्स में, लेट ए बी सी बी 3/3 मैट्रिसेस, let A B C be 3/3 matrices
such that A is symmetric, such that A is symmetric, A is symmetric, B and C are skew symmetric, B and C are skew symmetric, such that A is symmetric, B and C are skew symmetric. तो मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है ना. स्टेटमेंट 1 है कि भाई a की पावर 13 इंटू बी की पावर 26 माइनस बी की पावर 26 माइनस ए की पावर 13 इज सिमेट्रिक. ठीक है. और एक सेकंड स्टेटमेंट लिखना हूं, a की पावर 26 c की पावर 13 माइनस c की पावर 13 a की पावर 26 इज सिमेट्रिक. आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से, दोनों जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है. जैसे ऐसे ऑप्शंस आए हुए हैं, ये जेईई में से पूछा गया क्वेश्चन है. फटाफट से इसका आंसर करें. हाँ मतलब सब बोला गया है ना. क्या कह रहे हो? मल्टीप्लीकेशन है. ए की पावर 26 इंटू सी की पावर 13 माइनस सी की पावर 13 इंटू ए की पावर 26. क्या दिक्कत है? क्या आंसर आ रहा है इसका? चलो इधर देखिए सारे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कि वो आपका करेक्ट है या नहीं है. मुझे अगर इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक, तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा. क्या निकालूंगा? इसका ट्रांसपोज. तो निकालते हैं इसका ट्रांसपोज. ठीक है. ए की पावर 13 इंटू बी की पावर 26 माइनस, अच्छा इसमें कोई साइन नहीं बेटा, यहां पर कोई साइन नहीं है आपका. बी की पावर 26 इंटू ए की पावर 13 है. ठीक है ना. माइनस कितना है बच्चों आपका, बी की पावर 26 इंटू ए की पावर कितना 13. इसका ट्रांसपोज निकालो भाई. तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए की पावर 13 इंटू बी की पावर 26 का ट्रांसपोज. ठीक है. माइनस, ध्यान से समझिएगा, काफी सारी प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो रही हैं. ठीक है. यहां पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस बी की पावर 26 इंटू ए की पावर 13 का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज स्प्लिट हो जाता है इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर. इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है. अब यहां पर देखें मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है. मल्टीप्लीकेशन के अंदर जब ट्रांसपोज इंडिविजुअल मैट्रिक्स पर आता है तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता है आपका. ठीक है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी की पावर 26 का ट्रांसपोज, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए की पावर 13 का ट्रांसपोज. माइनस कितना होगा बच्चों आपका, यहां पर हो जाएगा ए की पावर 13 का ट्रांसपोज और बी की पावर 26 का ट्रांसपोज यहां पर आ जाएगा. यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है पीछे? ठीक है. चलिए अब यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, ए की पावर एन का ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल करके पावर एन करो, दोनों सेम होते हैं. यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, बी का ट्रांसपोज की पावर कितना 26, ए का ट्रांसपोज की पावर कितना 13 माइनस ये कितना हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज की पावर कितना 13, यहां पर आ जाएगा बी के ट्रांसपोज की पावर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 26. क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? यहां तक क्लियर है? पक्का. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर यह बोला गया कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा. यदि बी और सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज आपका माइनस बी के इक्वल होगा और सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बच्चों आपका माइनस सी के इक्वल होगा. क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है. तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा माइनस बी, तो माइनस बी की पावर कितना हो जाएगा 26. ठीक है ना. 26 होगा कि नहीं होगा. और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ए की पावर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 13 माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए की पावर कितना 13, बी का ट्रांसपोज इज माइनस बी, तो माइनस बी की पावर कितना हो जाएगा 26. ये कितना निकलेगा आपका, बी की पावर 26 इंटू ए की पावर 13 माइनस ए की पावर 13 इंटू बी की पावर कितना बच्चों 26. क्या तक क्लियर है सारे बच्चों को?
अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा a की पावर 13 b की पावर 26 माइनस b की पावर 26 a की पावर 13। तो मुझे एक बात बताओ कि a की पावर 13 b की पावर 26 माइनस b की पावर 26 a की पावर 13 का जो ट्रांसपोज आ रहा है उसका नेगेटिव में चेंज हो रहा है। अगर इसको मैं मैट्रिक्स डी मानता हूं तो डी का ट्रांसपोज इज माइनस डी, तो ये कैसा होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, गलत स्टेटमेंट है ये। आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको हमको चेक करना, अब इसको चेक करो इसी तरीके से कि ये सिमेट्रिक आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक। भाई जल्दी से करना भाई, टाइम पास मत करना, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से और देन आफ्टर उसको चेक करके दिखाओ। मतलब गलत है स्टेटमेंट। सारे बच्चे निकालें भाई एक बार। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हो आप लोग? कहाँ पर? ये रहा माइनस लो, इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया मैंने तो। यहाँ पर b की पावर 26 और a की पावर 13, a की पावर 13 ये अलग अलग होते हैं भाई। b की पावर 26 a की पावर 13 को आप a की पावर 13 तो b की पावर 26 नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ कि नहीं? बिना उठे इंक इधर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर है ना? सिमेट्रिक आ गया सबका? तो ये 2023 में जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक सेकंड लिखें, पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग। लिखिए, लेट ए एंड बी बी एनी टू 3x3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी एनी टू 3x3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर आपको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपके सामने चार स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट नहीं है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना? तो कौन सा नॉट करेक्ट होगा आपका? एक बार पेज देना बेटे। 2 into 3 मतलब 2x3 किसने बोला? 3x3 मैट्रिक्स बोला है। बी एनी टू 3x3 मैट्रिसेस ऐसे बोला है मैंने, मतलब दो मैट्रिक्स है ना, ये एक ए है एक बी है, दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर कैसा है? 3x3। इधर देखिए सारे बच्चे, बोला गया कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी जो है बच्चों कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना? ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों? आपका माइनस बी। तो पहला चेक करते हैं कि आपका सिमेट्रिक यानी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस बी की पावर 4 का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज की पावर 4 माइनस बी के ट्रांसपोज की पावर 4। ए का ट्रांसपोज कितना होगा? ए की पावर 4 माइनस बी का ट्रांसपोज होगा माइनस बी की पावर, बात नहीं, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 कैसा मैट्रिक्स होगा आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है, बट हमको तो उस ऑप्शन को टिक मार्क करना है जो कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए भाई सेकंड की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए, चेक करो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालो एक बार। तो कितना आएगा बच्चों आपका? ये आएगा
ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? रिवर्स हो जाता है वो। अरे क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, बी का ट्रांसपोज कितना होगा आपका, माइनस बी होगा, ए का ट्रांसपोज ए रहेगा और ये हो जाएगा माइनस बी और ए, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी माइनस बी ए, मतलब सिमेट्रिक ही आ रहा है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा आ रहा है बच्चों आपका, सिमेट्रिक। नेगेटिव कॉमन लेने की जरूरत तो नहीं है। ए बी माइनस क्या आ गया आपका, बी आ गया, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, बट हमको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे, b की पावर 5 माइनस क्या होगा, a की पावर 5 का ट्रांसपोज निकालिए एक बार, तो कितना आएगा, b की पावर 5 का ट्रांसपोज माइनस a की पावर 5 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा b का ट्रांसपोज की पावर 5 माइनस a के ट्रांसपोज की पावर कितना होगा बच्चों आपका, 5 होगा यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हो जाएगा b का ट्रांसपोज माइनस b, तो माइनस b की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, तो ये हो जाएगा माइनस बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। क्लियर है? अरे बोलो। तो इसमें से क्या होगा आपका, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, बी की पावर 5 प्लस कितना आएगा, ए की पावर 5 आएगा। तो ये तो ना तो सिमेट्रिक आ रहा ना ही इसकी सिमेट्रिक आ रहा। अब ये कह रहा है कि इसकी सिमेट्रिक, तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना भाई। तो ऑप्शन हमारा ये स्टेटमेंट गलत है आपका, ना तो सिमेट्रिक है ना ही इसकी सिमेट्रिक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, ये जरूरी नहीं कि अगर मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक नहीं तो इसकी सिमेट्रिक होगा, या मैट्रिक्स आपका इसकी सिमेट्रिक नहीं तो सिमेट्रिक होगा, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दोनों में से कोई भी नहीं भी हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर ये होगा आपका। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। क्या ये बात क्लियर है बासु? क्लियर है? और चौथा पॉइंट भी आप एक बार चेक कर सकते हो, ए बी प्लस बी ए वाला, तो वो स्टेटमेंट आपका सही होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर करके लाना है आपको। ओके, ये भी पीवाई क्यूज है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। चलिए लिखें, लेट ए इज इक्वल्स टू लेट ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, लेट ए इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 0। आगे लिखें, इफ m and n are two matrices, लिखें, if कैपिटल M and कैपिटल N are two matrices given by are two matrices, let capital M and capital N are two matrices given by m equal to this and n equal to this, given by m equal to this and n equal to this, then mn square is option A, a non-identity symmetric matrix, a non-identity symmetric matrix, ऑप्शन बी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऑप्शन सी जो है वो है नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाइदर सिमेट्रिक नॉर
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, neither symmetric nor skew symmetric matrix, and fourth है an identity matrix, an identity matrix, an identity an identity matrix। क्लियर है सारे बच्चों को? ये क्वेश्चन आपके सामने कर करके लाना है आपको। ये भी आपका जेई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, जेईई 2022, ठीक है ना? ओके राइट। कल का होमवर्क सुन लो पहले तो। कल का जो होमवर्क रहने वाला है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आप लोग, क्योंकि कल जब 1 आवर डाउट लूंगा मॉर्निंग के टाइम पर, ठीक है ना, तो जो तुम्हारे एनवीटीक्यू बचे हुए हैं 20 क्वेश्चंस एंड 72 आप देख लीजिएगा। उसका 72 बचा हुआ, 70 तो हो ही गया था उसका सिंगल करेक्ट में से। एनवीटीक्यू में 18 वो शायद डिस्कस हो जाए आपके। और मैट्रिक्स में जो आपका एप्लीकेशन प्रैक्टिस सेशन है, कौन सा, 1 और 2 दोनों करके लाने देना एक बार बुक। वो किसकी बुक है? हाँ ले लेना बेटा, नाम गाम लिख लिया इसके ऊपर, हाँ लिख लेना। पता लगा कि बुक ही गायब हो गई, काफी महंगी बुक है भाई। और इसको ऐसे मत उठाया करो, ऐसे उठा लिया, पता लगा कि मामला ही खराब हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है बेटा? बात 11 कि नहीं, मैं ये देख लेता हूँ टॉपिक पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ है। हाँ जी, हाँ 13.1 एंड 13.2 सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है। 13.1 एंड 13.2 इलस्ट्रेशन देखो, एक्सरसाइज भी करनी है और इनके इलस्ट्रेशन भी बनाने हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ 13.1 आपको करना है और 13.2 आपको करना है, और साथ में पहले इलस्ट्रेशन बनाएंगे, क्योंकि हमको डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया कैसे, पहले हमने इलस्ट्रेशन बनाए थे, देन उसके बाद एप्लीकेशन एक्सरसाइज बनाई थी, तब हमको समझ में आया चीजें होती क्या है। क्लियर है सारे बच्चों को? चलो ये करके लाना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। पॉज कर दो भाई इसको।